डा सुभद्रा चौहान की कार एक तीव्र झटके के साथ रुक गई। मील के पत्थर से टिकी लड़की पड़ी थी, अधनंगी। ड्राइवर और वह दोनों उतर गए। जगह जगह शरीर पर खरोंच, रक्तस्राव हो रहा था, जैसे अभी अभी लाकर छोड़ गए हों। ड्राइवर ने आसपास देखा, फिर दोनों ने उठाकर कार में डाल दिया और हॉस्पिटल आ गए। डॉक्टर ने पुलिस बुला ली और सब बता दिया। हालत गंभीर थी, बड़ी कठिनाई हुई रक्तस्राव रोकने में और करीब करीब दोपहर के बाद वह होश में आई। डा सुभद्रा एक सहृदयी डॉक्टर थीं और वह व्यथा को समझ सकती थीं। पूर्ण रूप से होश और स्वस्थ होने के उपरांत उसने पुलिस को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। डा सुभद्रा भी परेशान थीं। पुलिस चली गई। डा, आपने मेरा नाम क्या लिखा? कुछ भी नहीं। सिस्टर, अब आप जरा बाहर जाइए, मुझे डॉक्टर से अकेले में बात करना है। वेरी गुड। मेरा नाम आशा है। लगता है पुलिस वाले केवल यहीं बैठे रहे। आपको मेरा पर्स नहीं मिला। तुम्हारी ऐसी अवस्था थी जिसके कारण हम लोग तुम्हें लेकर अस्पताल आ गए। मैं अब आराम से चल फिर सकती हूँ डॉक्टर। तो आप कब डिस्चार्ज कर देंगी? कल तुम जा सकती हो, परंतु तुम्हें अपना सही सही पता मुझे देना पड़ेगा, अन्यथा तुम सरकारी सेवाश्रम में जाओगी। आशा मुस्कुरा दी। आपका ड्राइवर गोपनीय काम करता है, तो मेरा एक काम करवा दीजिए, उसे वहीं भेज दीजिए जहां मैं मिली थी। थोड़ी ही दूर झाड़ियों में शायद पर्स मिल जाए। आपका पेमेंट भी मिल जाएगा और मेरी आईडी भी। पुलिस को क्यों नहीं बताया सब कुछ? मैं किसी को कुछ नहीं बताना चाहती। डॉक्टर पर पहचानती हूँ चारों लोगों को। न्यायिक और सामाजिक व्यवस्था को आप भलीभांति जानती हैं। आप बहुत बड़ी हैं मुझसे। मैं स्वयं उन्हें दंड दूंगी डॉक्टर, और ऐसा दूंगी कि वह ठीक से सांस न ले सकें। पर तुम हो कौन? अभी तो तुम छात्रा ही लगती हो। जी, मैं छात्रा ही हूँ। कल मैंने वकालत की परीक्षा में टॉप किया है और कॉलेज से लौटने पर यह परिणाम लेकर लौटूंगी। नहीं मालूम था। माय गुडनेस, मैं भेजती हूँ किशन को। किशन सचमुच ही उसका पर्स लेकर लौटा, लेकिन मोबाइल नहीं मिला। डॉक्टर को दे दिया। डॉक्टर सुभद्रा अपने केबिन में थी। खोलकर देखा तो वह सचमुच ही आशा वसुदेव थी। उसके और भी कागजात और 100-200 रुपये भी वैसे ही पड़े थे। इसका मतलब कि उसकी केवल इज्जत लूटना ही मकसद था और कुछ नहीं। लंच के समय डा सुभद्रा ने नर्स को भेजकर आशा को केबिन में बुलवा लिया। ये लो तुम्हारा पर्स, और अब बताओ क्या हुआ था? रिजल्ट तो पहले ही मालूम था, पर यह नहीं मालूम था कि मैं टॉप करूंगी। पापा को फोन कर दिया देवरिया से कि सुबह सलेमपुर पहुंच रही हूँ। अहिरौली है गांव मेरा। कुछ लेकर तो गई नहीं थी, सिवाय इस बैग के। तो जैसे ही स्टेशन से बाहर निकली, इन चारों ने दबोच लिया। ये पट्टीदार के लड़के हैं, बहुत पैसा है और नेताजी के साथ भी उठना बैठना है। खेत में ले जाकर इज्जत लूट ली और छोड़ दिया सड़क किनारे ताकि सब देखें। बाप की पगड़ी उछालें। ये अच्छा हुआ कि आपकी निगाह पड़ गई और आप यहाँ ले आईं। अब क्या इरादा है? आशा ने अपना बैग ले लिया। बहुत सारे पेपर्स वैसे ही पड़े थे। फिर बैग के अंदर ही देखकर प्रसन्न हो गई। आपने एक माँ तुल्य बहन का कर्तव्य निभाया। डॉक्टर सुभद्रा, तो एक काम और कर दीजिए, अपने साथ मुझे एटीएम ले चलिए ताकि आपका बिल पेमेंट कर सकूं। फिर रेमॉड ले चलिए ताकि मैं ड्रेसअप हो सकूं। तुम्हारी बातचीत से तो लगता नहीं कि तुम देवरिया की पढ़ी हो। मैं इलाहाबाद में रहती हूँ और घर जाते देवरिया परिवार से मिलने आई थी। अपना बैग यहीं छोड़ दो और वार्ड में जाकर लेटो। मैं 2 घंटे बाद तुम्हें लेकर चलूंगी। बिल सब मैं पे कर देती हूँ, तो तुम मुझे दे देना। डन डॉक्टर सुभद्रा, थैंक्स। हाथों और मुंह पर बहुत जगह बैंडेड लगा था। एटीएम से पैसे निकाल पहले डॉक्टर का पेमेंट किया, फिर रेमॉड से पूरी तरह ड्रेसअप हुई, नीचे से लेकर ऊपर तक। एक मोबाइल खरीदा और पुराना एयरटेल नंबर देकर वही लिया। थोड़ा समय लगा, डॉक्टर सुभद्रा ने मदद की। आशा का दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था। डॉक्टर मैम, एक कप कॉफी पी जाए। घर चलो आशा। नहीं मैम, अभी समय नहीं है। शाम वाली ट्रेन से गोरखपुर होते इलाहाबाद चली जाऊंगी। अपने पापा के पास नहीं, चारों को अपाहिज और हीन बनाकर ही घर जाऊंगी मैम। ये आशा वसुदेव है, आपकी सदैव ऋणी रहूंगी। चलिए कॉफी पीते हैं। किशन को बैग दे दिया जिसमें हॉस्पिटल के कपड़े थे और 500 रुपए। खुश रहिएगा दद्दा। डा सुभद्रा ने स्टेशन से शाम वाली ट्रेन पर बैठाकर आशीर्वाद दिया। एक लड़की का 4 लोगों ने रेप किया और न चर्चा हुई और न जन सैलाब। गुम हो गई अंधेरे में।
जनक वसुदेव का सलेमपुर के अहिरौली में अच्छा खासा सुसंकृत परिवार था। दो बड़े पुत्र अनिल और अम्बरीश, फिर कन्या आशा, पश्चात भाई आशीष देवरिया तथा गोरखपुर में मामा लोगों का परिवार था। कुछ दूरी पर विशाल चौधरी का परिवार रहता था। विशाल भी पहले वसुदेव ही था और परिवार भी सब एक ही था, परंतु गुलामी और चाटुकारिता ने उन्हें चौधरी बना दिया, जिसके चलते वे अहंकार में डूबते अलग होते चले गए। धन ही उनका मुख्य उद्देश्य रह गया और जिसके कारण वो हर सत्ताधारी पार्टी के साथ हो लेते। खेती से तो धन कमाते, साथ ही जगह जगह शराब की दुकानें, अवैध नेपाल से व्यापार आदि भी करते। विशाल चौधरी को शांत जनक वसुदेव से सदैव जलन रहती। जनक वसुदेव का गांव में सभी सभ्य समाज में मान रहता। जो भी आता वह पहले जनक वसुदेव से मिलता, इसलिए विशाल चौधरी हमेशा उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता। नीचा दिखाकर सदैव खुश होते। मुख्य कारण उनका परिवार था। दोनों परिवार शिक्षित थे, परंतु एक में प्यार तो दूसरे में ईर्ष्या। घर की औरतों ने आकर जब घर में समाचार दिया कि जनक वसुदेव की लड़की आशा ने वकालत में टॉप किया है, तो विशाल चौधरी के बड़े लड़के जयंत चौधरी का खून खौल गया। पता लगाना शुरू कर दिया कि कब वह गांव आ रही है, ताकि ऐसा दाग लगाए जिससे जनक वसुदेव परिवार कभी न उभर सके। हादसे के बाद जयंत 2-3 दिनों तक दैनिक अखबार खंगालता रहा, फिर थाने की ओर मुड़ गया। बारिश बहुत तेज हो रही थी। जब वह थाने पहुंचा, हाल चाल के बाद किसी नए केस के बारे में जानना चाहा तो कुछ नहीं मिला। यद्यपि थानेदार चौधरी से मिला हुआ था, पर पुलिस तो पुलिस ही है। कोई रेप केस नहीं आया। एक था, पर वह लड़की अजीब थी, न रिपोर्ट न नाम गांव। हम क्या करते, ठीक होकर चली गई। हमारी भी ड्यूटी खत्म। आराम करो चौधरी, बरसात हो रही है, कुछ पियोगे? सूखे बैठे थे थानेदार, बताते तो केस लड़ लेते उसका, कुछ तुमको और हमको मिलता। अरे चौधरी, जब अगला कुछ करने के लिए नहीं राजी तो हम क्या जबरदस्ती करें? लगता है कुछ किए हो चौधरी। जयंत भी घाघ था। ऐसा कुछ नहीं, पर जरा भनक लगी तो चला आया। चलता हूँ, शाम को घर आना तो बैठेंगे। जयंत चौधरी के जाने के बाद थानेदार एक गाली देता, कुर्सी से उठ गया। बेवकूफ समझता है। उधर जनक वसुदेव और भाई सब पता करते रहे, परंतु आशा की कोई खबर नहीं मिली। देवरिया से पता चला था कि वह वहां से जा चुकी है। थाने जाना मतलब अपनी ही बेइज्जती कराना लगने लगा। विशाल चौधरी तो आग की तरह फैला देगा। प्रतीक्षा करने के अलावा इस वक्त कोई उपाय नजर नहीं आया। आशा जब ट्रेन में बैठ गई तो फोन चेक किया, एक्टिवेट हो गया था तो बैकअप में डाल दिया। 50 मैसेज और कॉल थे। उसने धीरे से पापा का नंबर मिलाया, उठ गया। आप अकेले कमरे में जाइए तो बात करूं। जनक वसुदेव छत के कमरे में चले गए और कमरा बंद कर दिया। बोलो, कहाँ हो तुम? इस वक्त मैं ट्रेन से वापस इलाहाबाद जा रही हूँ। लौटते से ही मेरे साथ हादसा हुआ है, इसलिए वापस जा रही हूँ। आप इलाहाबाद आ जाइएगा, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। प्रणाम। जनक वसुदेव रोते रहे और बरसात तीव्र होती गई। पूरा घर खामोश था। किसका फोन था पापा? अनिल ने पूछा। आशा का था और वह इलाहाबाद लौट गई। सबके चेहरे पर शांति आ गई। ये लड़की भी अजीब है, घर आने को कहकर वापस इलाहाबाद भाग गई। आशा के वारदात की अहिरौली में किसी को कुछ खबर ही नहीं लगी, न सलेमपुर में। आशा इलाहाबाद के हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट अशोक सिन्हा के घर अपने अध्ययन काल में ज्यादातर रहती थी, क्योंकि सुनील सिन्हा, अशोक सिन्हा का पुत्र, उसका बहुत अच्छा दोस्त था। हमेशा उनकी लाइब्रेरी में उनके बहुत सारे केस में उसने मदद भी की थी। एक प्रखर बुद्धि की लड़की जिसका काम ही अध्ययन था। आशा को देखते ही अशोक और तारा सिन्हा एकदम चिंता में पड़ गए। सुनील ने बैठा दिया। ये क्या हुलिया हो गया बेटा, एक हफ्ते में? तारा सिन्हा ने पूछा। कहाँ एक्सीडेंट हुआ? तुम तो घर गई थीं। अशोक सिन्हा ने पूछा। घर नहीं पहुंच पाई, माँ और माँ को पकड़ रोने लगी। सब खत्म कर दिया गया। तारा सिन्हा भी किसी जमाने में वकील थीं और अशोक के साथ ही प्रैक्टिस करती थीं। ये प्यार का विवाह था। आशा को लेकर वह कमरे में चली गईं, सुनती रहीं आशा की व्यथा। फिर जिस तरह से आशा ने सब छिपाया तो उसकी तारीफ करती रही। कहने लगीं कि हम स्त्रियों की यही व्यथा है बेटा, जिसे ये कलुषित मनुष्य घृणित कर्म करके मृत्यु के मुख में झोंक देते हैं। नहीं माँ, यदि वे उस क्षेत्र के बेटे हैं तो हम भी उसी क्षेत्र की लड़की हैं, काट कर फेंक देंगे। मैं उन सभी को जानती हूँ।
मैं अब यहाँ नहीं पढ़ूंगी माँ, प्रतीक्षा करिए माँ, फल का पूरे परिवार की इज्जत पुश्त दर पुश्त के लिए दफन कर दूंगी। तुम्हारे सपने का क्या होगा? चलिए सर से बात करते हैं, मुझे बॉम्बे भेज दीजिए। बाहर चाय और नाश्ता नौकर लगा गया था। तारा ने कहा कि अशोक इसे बॉम्बे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दो। अशोक कुछ देर तारा को देखते रहे, फिर फोन से मुंबई अपने सीनियर से बातें करते रहे। आशा, कल जाकर पहले यहाँ तुम रजिस्ट्रेशन करवा लो, मैं दस्तखत कर दूंगा। थोड़ी देर बाद बोले, तुम सुनील के साथ 15 दिनों में मुंबई चली जाओ, तब तक तुम्हारी पीजी में व्यवस्था भी हो जाएगी। अपने सारे सर्टिफिकेट, अचीवमेंट सब लेती जाना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। बाकी सुनील वहां तुम्हारी मदद कर वापस आ जाएगा। पापा को बोल दो कि पैसे तुम्हारे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। बहुत हैं सर, अभी भी, पर बोल अवश्य दूंगी। मेरी माँ बहुत तेज है सर, वह अब तक शांत है, पिता के कारण नहीं तो अब तक वह फौजदारी कर बैठी होती। आपकी यह स्टूडेंट कमजोर नहीं जो मैदान छोड़ भाग जाए। आपका केवल आशीर्वाद चाहिए। जाने से पहले आशा वसुदेव ने पापा को सारी बात की पूरी जानकारी दी। शांत रहें और समय की प्रतीक्षा करें। दादा लोगों को समझाइएगा, अपने ताल्लुकात से वे डा सुभद्रा चौहान का तबादला वहां करवा दें जहां वह चाहती हों, और यदि कबूल करती हैं तो उनकी आर्थिक मदद भी करें। दादा लोगों को कहिएगा कि सब धैर्यपूर्वक कार्य करते रहें। सारी बंदूकों को तेल पानी दिया करें, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए। उनकी बहन जब हाई कोर्ट की वकील बन या मुंसिफ बनकर आएगी तब मिलेगी। पिताजी, ये असावधानी का हमला था और कायरों ने किया बिना सोचे समझे, पर अब जीवन भर कभी नहीं होगा। अम्मा को हमारा प्रणाम कहिएगा। प्रणाम कहकर फोन बंद कर दिया। बहुएं नहीं थीं, कमरे में दोनों बड़े भाई और माँ थे। अनिल ने कहा, जरूर आशा के साथ इस चौधरी परिवार ने कुछ किया है, तभी वह यह सब कह रही है। कहाँ से फोन कर रही है मेरी बुचिया, बताते क्यों नहीं? आशा की माँ ने पूछा। तुम ही तो ढिंढोरा पीट रही थी उसके नाम व शोहरत का, तो अब काहे रो रही हो? वह विदेश से फोन कर रही थी। जाओ अब ढिंढोरा पीटो कि हमार बुचिया लंदन गई पढ़ने। आशा की माँ गंभीर हो गई। हम सब समझते हैं, तो घबराइए मत वसुदेव, मिटा दूंगी एक एक को। जिसने हमारी बुचिया पर निगाह डाली है, लहू बिछा दूंगी। वो तो तुम्हारे चलते दबी रहती हूँ। सुसंस्कृत परिवार का तमगा लगाए हो, इसी वजह से रुकी रहती हूँ। मजाल नहीं कि हमारी बहुओं को कोई कुछ कह ले, बताते क्यों नहीं? तुम्हारी बुचिया भी तुमसे कम नहीं, इसलिए नहीं बताता, पर वह समझदार है, इसीलिए अपने दादा लोगों को कहाँ है। ठीक है, तो वही करो जो वह कह रही है। पैसा की कौनो कमी है क्या? जमा कर दो। 10 लाख उसके खाता में और उठकर चली गईं। दूसरे दिन सुनील के साथ वह सब फॉर्म वगैरह भर दस्तखत कराकर दोनों ने वकालत का रजिस्ट्रेशन करवा लिया। अशोक सिन्हा के प्रभाव से दोनों का काम 2 ही दिनों में समाप्त हो गया। बॉम्बे यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट ला का फॉर्म ऑनलाइन। अशोक सिन्हा ने अपने दोस्त मावलंकार को आशा के सारे क्रेडेंशियल्स के साथ फॉरवर्ड कर दिया। प्रोफेसर डी के मावलंकार डायरेक्टर और बॉम्बे हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट थे। 4 दिन बाद मावलंकार का जवाब आ गया कि फौरन आशा वसुदेव को भेज दो। उसी शाम सुनील और आशा फ्लाइट से मुंबई चले गए। मुंबई पहुंचकर आशा ने रात को पापा को फोन लगाया। पहुंच गई ठीक ठाक, और अब मैं आपको इलाहाबाद नहीं मिलूंगी। मेरे अकाउंट में 5 लाख से ऊपर पैसा जमा करवा दीजिएगा, ताकि यहाँ कोई आर्थिक परेशानी न उठानी पड़े। लेकिन मेरी बिटिया, तू कर क्या रही है? हमको अंधेरे में मत रख। अनिल, अम्बरीश सब बौखलाहट से भरे हैं, क्योंकि तू आई नहीं। मेरा दाखिला मुंबई यूनिवर्सिटी में हो रहा है और यहीं रहूंगी 2 वर्ष। सुनील एयरपोर्ट से आशा के साथ मावलंकार हाउस आ गया। मावलंकार के गेस्ट रूम में ही ठहरे। बहुत शानदार घर था और बाहर समुद्र दिखाई देता था। अशोक सिन्हा से शायद 2-3 वर्ष बड़े थे। सुनील से अशोक एवं माँ का हाल चाल पूछते रहे। खाने की मेज पर आशा वसुदेव से पूरी जानकारी लेते रहे। परसों तुम्हारा इंटरव्यू है। निराश नहीं करूंगी सर, ये बहुत चोट के निशान हैं तुम्हारे ऊपर, इसीलिए इलाहाबाद नहीं पढ़ना चाहती थी सर। ओह, तुम्हारा इंतजाम पीजी में कर दिया है, लेकिन पहले इंटरव्यू क्लियर कर लो। वैसे डरने की जरूरत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप इसी वक्त भी ले सकते हैं। देखते रहे कॉन्फिडेंस को। चलो, कल ट्राई करेंगे 10 बजे यहीं चैम्बर में।
सुनील, समुद्र तक घुमा लाओ आशा को। ज्यादा देर मत लगाना, रिस्की रहता है। अंकल, परिवार सब घूमने गया है। हाँ, सब गोवा गए हैं, संडे को आएंगे। अंकल, भागम भाग में थक गए हैं तो सो जाएंगे। सुबह आशा जब उठकर बाहर आई तो देखा एक कमरे की बत्ती जल रही है। वह उधर बढ़ गई। मावलंकार के आगे 3-4 वकालत की किताबें खुली थीं और कुछ नोट कर रहे थे। आशा नजदीक पहुंच गई और गुड मॉर्निंग कहकर किताबों पर खुले पन्नों पर नजरें गड़ा दीं। आप जजमेंट यहाँ क्यों खोज रहे हैं सर? मैं बताती हूँ। और फिर उनकी लाइब्रेरी से एक वॉल्यूम उठा लाई और कुछ देर सोचकर वो पन्ना खोजने लगी। फिर सामने रख दिया। इसे देखिए, आपके इस केस का निर्णय। पढ़ते रहे और इशारे से बैठने को कहा। आशा बैठी नहीं और फिर एक और वॉल्यूम जिसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने फैसला दिया था ले आई। खोल कर रख दिया सामने। बेल दबा दी थी तो नौकर चाय ले आया। आशा, यू आर सिलेक्टेड, डोंट वरी। ये केस यदि जीत गए तो बहुत लाभ है। मुझे भी ले चलिएगा कोर्ट अपना जूनियर बनाकर। मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ओके डन। उन्होंने एक और जूनियर को तुरंत घर आने को कहा और आशा से पूछा, तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन की फोटोकॉपी है? है सर, लाती हूँ। वह फटाफट ले आई तो अपने पास रख लिया। चलो फ्रेश हो लेते हैं, फिर नाश्ता करेंगे। आशा वसुदेव का उसी दिन बॉम्बे हाई कोर्ट में रजिस्ट्रेशन हो गया। दोपहर में कोई बाहुबली टाइप व्यक्ति के साथ केस के विषय में बात होती रही। आशा और सुनील चुपचाप मौन बहस सुनते रहे। वह कह रहे थे कि देखो भाऊ मावलंकार, हमको लफड़ा नहीं, हमारा आदमी चाहिए, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा, बहुत खून खराबा होगा, इज्जत का सवाल है। उठने लगे वो तो आशा ने मावलंकार से इजाजत लेकर कहा कि आपको आदमी मिल जाएगा, पर कीमत हम तय करेंगे। ये नया रंगरूट लाया है भाऊ। आशा ने कहा, सर, पुराने के लिए नए ही काम आते हैं, दूसरी पेशी की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो वकील, तुम्हारी बात भी देखते हैं। देखते रहे आशा को। फिर कहा सौदा मंजूर। चले गए तो मावलंकार ने कहा कि अगले सोमवार को पेशी है। सुनील, तुम अब इलाहाबाद वापस जा सकते हो, मैं सब करवा दूंगा। इंटरव्यू तो फॉर्मल था। इलाहाबाद लॉ कॉलेज की टॉपर कहाँ रुकती है। शनिवार तक सब व्यवस्था हो गई तो रविवार सब परिवार से मिलकर सुनील इलाहाबाद चला गया। धन्यवाद इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। ये आशीर्वाद प्यार यूं ही बनाए रखिएगा। और हाँ, पोस्ट अच्छा लगे तो एक शेयर अवश्य करिएगा। आप सब कमेंट नहीं करते, जिसका खेद है हमें। कुछ लोग जो बहुत करीबी हैं वो तो बराबर कमेंट करके मार्गदर्शन करते ही हैं, मगर कहना चाहूंगा कि मेरे पोस्ट कैसे लगते हैं आप सभी को वो अवश्य बताइए, तभी तो पोस्ट मेरे कुछ सुधार कर पाएंगे। अब आगे सुनिए। सोमवार को मावलंकार अपने जूनियर्स के साथ कोर्ट में थे। आशा रविवार को पूरा केस दोबारा पढ़ती रही, दिन रात, और सुबह वह भी साथ थी। बहस शुरू हुई तो योजना के अनुसार मावलंकार की तरफ से पहले आशा वसुदेव ने बहस करना शुरू किया। 4 घंटे लगातार बहस चलती रही और विभिन्न न्यायाधीशों के निर्णय मुनहज़बानी फिर कॉपी जज को देती रही। जज भी इस नए वकील की काबिलियत और जिरह से प्रभावित हुए बिना न रह सके। अंत में विपक्ष बैठ गया। आशा ने सिद्ध कर दिया कि यह थोपा हुआ केस है और थोपने वाले ने कोर्ट का समय बर्बाद किया, इसलिए उससे हर्जाना वसूल किया जाए और हमारे आदमी को बाइज्जत बरी किया जाए। साथ ही हमारे मुवक्किल को इतने दिनों यहाँ रोके रहने के कारण इनके व्यापार की जो हानि हुई उसकी भरपाई भी करे। मावलंकार मुकदमा जीत गए। चूंकि यह बाहुबली का केस था तो प्रेस का होना लाजमी था। मावलंकार की वाहवाही हुई, परंतु आशा मावलंकार के पीछे से गायब हो गई। मावलंकार के नाम एक और अजूबा केस ख्याति प्राप्त कर गया। आशा वसुदेव ने सारी रिकॉर्डिंग की स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी ताकि उसके पेपर में काम आए। मावलंकार ने कुछ कॉलेज के प्रोफेसर को भी बुलाया था ताकि वह आशा वसुदेव को परखें। अशोक सिन्हा मावलंकार का जिगरी जूनियर था और बिल्कुल आशा वसुदेव जैसा। उन्हें लगा कि अशोक सिन्हा एक बार फिर लौट आया, परंतु अब बेटी बनकर। तुम कार में बैठी हो और वहां प्रेस तुम्हें तलाश रहा था। बैठते से ही फोन आ गया, भाऊ ढांसू जूनियर ले आया। चल छोरी, जो मांगेगी दूंगा, वायदा रहा। बहुत चोटिल है भाऊ, तो उसको नंबर दे देना, बात कर लेगी। यशवंत भोखड़े अपने जबान का पक्का है। इस केस पर तयशुदा से ज्यादा पैसा दिया बाहुबली ने और मावलंकार ने भी आशा वसुदेव को देने में कमी नहीं की।
एक तरह से धीरे धीरे वह अशोक सिन्हा की तरह मावलंकार परिवार की सदस्य बनती गई। हर शनिवार और इतवार वह मावलंकार के चैम्बर में रहती, उनके नए नए केस का अध्ययन करती और पेपर बनाकर मदद करती रहती। मावलंकार ज्यादातर केस जीतते रहते और फीस बढ़ गई तो आशा को भी देते, जो वह लौटा देती। हारे हुए केसेस का अध्ययन करती और फिर चुपचाप मावलंकार को बताती कि यह करप्ट जज की ओवररूलिंग है। मावलंकार जानते थे, फिर समझाते कि वकालत में ये समझौता करना पड़ता है ताकि कभी यही जज हमारे काम आए। मावलंकार ये समझ गए थे कि आशा एक संपन्न घराने की लड़की है, पर ऐसा क्या है जो खामोश रहती है। उनकी पत्नी ने भी कई बार जानने का प्रयास किया, पर कहती कि प्रतीक्षा करिए माँ, ज्यादा बोलती नहीं, और शनिवार इतवार अध्ययन में बिताती। मावलंकार का बड़ा पुत्र विजय, जो वकील था, मन ही मन प्रेम करने लगा था, परंतु जाहिर नहीं होने देता। आशा ने आज तक प्रेम रोग पाला, नहीं तो वह किताबों में ही उलझी रहती। पहले ही सेमेस्टर में वह प्रथम स्थान पर ही रही। कॉलेज में वह बड़ी इज्जत पाती रही, सारे दोस्त बहुत प्यार करते। सेमेस्टर के बाद घर पर एक शानदार पार्टी हुई। मावलंकार की पूरी सर्किल थी। विजय ने बहुत धीरे से कहा, आशा, क्या तुम मुझे अपना सकती हो? जीवन में यह पहला पुरुष था, पूर्वी क्षेत्र की लड़कियों के लिए विशेष, परंतु वह जनक वसुदेव की पुत्री और स्वयं निर्मित स्त्री थी। वह विजय की आंखों में देखने लगी, आप शायद मेरे रिजल्ट को देखकर प्यार करने लगे या खूबसूरती देखकर। दोनों नहीं आशा, तुम्हारी गहनता से प्यार है, समझ और निर्णय से और मौन से। मैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन से भाग गया, परंतु तुम आहत होते हुए भी संघर्ष कर रही हो। विजय, ये शरीर बेकार है, पर मेरी आत्मा के लिए आप पहले पुरुष हैं। विजय भी तो आखिर मावलंकार का पुत्र था। आशा, जब तुम मेरे पुत्र की माँ बन जाओगी तो शरीर भी पवित्र हो जाएगा। स्वीकार करती हूँ आपको। अब खेल का प्रारंभ देखिए। पार्टी खत्म हो गई तो विजय के साथ अंदर चैम्बर में आ गई। बोली, सर, मुझे यशवंत भाऊ से मिलना है। चौंक गए। जानती हो, वह मुंबई के एक हिस्से का दादा है। तभी तो मिलना है। और तब उन्हें सारा किस्सा बताने लगी। मैं चाहती हूँ कि जयंत चौधरी की ऐसी दुर्गति की जाए कि वह मरी हुई जिंदगी जिए। मैं इलाहाबाद भी पढ़ सकती थी, पर मैं आपके पास आ गई। गांव वालों के लिए मैं लंदन में हूँ, इसीलिए पहले केस के बाद से ही पीछे छिपी रही। मुंबई के आदमी को वहां कोई पहचान नहीं सकेगा। ये काम भी फास्ट करते हैं, बाकी हम तो हैं ही, उनके लिए काफी। मैं बात करूंगा उससे। तुम मेरी पुत्री के समान हो और मुझे विश्वास है कि जिस तरह तुम्हारी रिपोर्ट आ रही है, तुम यहाँ भी हॉनर्स लेकर पास होगी। हम सब का रिकॉर्ड ब्रेक कर दोगी। अब यह केस मराठा हैंडल करेगा, तुम नहीं। विजय ने कहा, मैं आशा से विवाह करना चाहता हूँ। तुम लोग पहले कभी मिले? कभी नहीं पापा, लेकिन मैं मन ही मन प्यार करता रहा, हिम्मत नहीं हुई। बड़े कायर मराठा हो, मुझे बहू स्वीकार है। आशा ने आज अपने बड़े भाई को फोन किया। चुपचाप मेरी बात सुनते रहिए और आप कुछ बात नहीं करेंगे। अपने परिवार की हिफाजत शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब इस खेल का शुरुआत और अंत मुंबई से होने वाला है। यहाँ कॉलेज में टॉप कर रही हूँ और अपने वकील के केसेस जीत रही हूँ, पर्दे के पीछे से। माँ पिताजी को प्रणाम कहिएगा। चुपचाप प्रणाम। मावलंकार के चैम्बर में यशवंत भोखड़े आशा की कहानी सुनता रहा। मैं पहली मुलाकात में महसूस कर रहा था जब तुम्हारे जख्मों को देखा था, पर शायद अब तुम्हारी कीमत अदा करने का समय आ गया। तुमको तो पाकर हमें गर्व है और हमारी वकील हो तो समझ लो वह हमारे ऊपर हाथ डाला। पता ठिकाना बताओ तो दुनिया के पार पहुंचवा देते हैं। आशा ने कहा, भाऊ मुकदमा फौजदारी क्यों करते हैं? फिर आपको हमारी जरूरत क्या? वो तो बंदूकें हम भी रखते हैं और मिटा देते हैं। हमारे तरफ इज्जत चली जाए तो वैसे ही आदमी मर जाता है। मैं आपको प्लान बताती हूँ जिससे वह परिवार पुष्ट दर पुष्ट कालिख लपेटे रहेगा। हो सकता है यह जयंत चौधरी अपने बाप को खुद ही गोली मारकर फांसी का हकदार हो जाए। फिर सब बताती रही। मेरे लोग वीडियो बना लेंगे और आंखों देख लेंगे। बाकी के 3 आदमी को उठवा लीजिए और रात में रेल की पटरी के ऊपर डलवा दीजिए। क्यों गोली खर्च करना? मंजूर? चल, तेरा काम खत्म। अब से तू हमारी सलाहकार रहेगी। तेरे लिए बंगला खरीद देता हूँ और तू सदा के लिए यशवंत भोखड़े की सलाहकार। क्या ख्याल है मावलंकार भाऊ? अभी से रख लोगे तो मुनाफे में रहोगे, क्योंकि बाद में मिलेगी नहीं।
कोई वकील नहीं टिकेगा इसके आगे। भाऊ, इसके लिए कागज वगैरह बनाकर सब भेज देना, दस्तखत कर दूंगा, पहले जरा इसकी कीमत अदा कर दूं। आशा ने दादा को बता दिया कि क्या करना है और कैसे करना है। आप भी अपने आदमियों के साथ चौबंद सब करवा लीजिएगा। एक बसंती सुबह थी, परंतु पूरा देवरिया और गोरखपुर अखबार की गर्माहट ले रहा था। जयंत चौधरी का पिता विशाल चौधरी नंगा जयंत चौधरी की पत्नी के साथ संभोग कर रहा था। गर्मागर्म खबर फैली हुई थी। अहिरौली में तो आग की तरह और पूरा सलेमपुर तो चौधरी परिवार पर थू थू कर रहा था। बहुत सारे गांव वालों ने दोनों को पेड़ के नीचे नग्न लिपटा देखा था, तो खबर झूठी हो ही नहीं सकती थी और न ही छिपा सकते थे कि लोगों ने तो मोबाइल में फोटो कैद कर ली थी। आशा की अम्मा के कलेजे को ठंडक मिल रही थी। बचवा लोग रख लो अपनी अपनी बंदूक। बुचिया ने सब काम कर दिया। जनक वसुदेव ने कहा कि चुप रहो और तमाशा देखो। अनिल ने कहा, अम्मा अब तुम शांत रहा करो। जयंत चौधरी के समझ में नहीं आ रहा था कि उसका बाप इतना गिर गया। 2 बच्चों की मां के साथ ये हरकत। बाहर निकलने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। थानेदार को फोन लगाया तो उसने ही हड़का दिया। 1 हफ्ते बाद उसने पिता और बीबी को गोली मार दी। भाइयों ने पकड़ पुलिस के हवाले कर दिया। जयंत के बाकी साथी भी गिन गिन कर मार दिए गए। जयंत को गोरखपुर न्यायालय में फांसी की सजा सुनाई। आज आशा वसुदेव मुंबई से आकर बाहर खड़ी थी जब जयंत चौधरी को बेड़ियों में जकड़े कोर्ट से बाहर ले जाया जा रहा था। कैसे हैं मैं जयंत चौधरी? चौंक कर रुक गया। जो आप चाहते थे वह नहीं हो सका, परंतु जो मैंने चाहा वह कर दिखाया। गुड बाय कहकर मुड़ी और भीड़ में खो गई। घर आ गई आशा, अपने परिवार से मिली और अम्मा से लिपट लिपट रोती रही। रोती काहे है बुचिया? तूने तो कमाल का बदला लिया है। हम रहते तो फौजदारी हो जाती। अब विशाल का परिवार तो पुश्तों तक मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। परीक्षा देकर वहीं कोर्ट में जम जाना। हम लोगों का भी मुंबई में एक घर होगा। अम्मा तुम ही बोलोगी या कुछ उसकी या हमारी बातें सुनोगी? अनिल ने कहा। ओह, हम तो भुलाइए गए खुशी में। तो सुनो, अनिल ने बताना शुरू किया। आशा का विवाह वहीं मुंबई में तय हो गया है। बहुत मशहूर वकील के घर उनके वकील लड़के के साथ विवाह। साल भर बाद जब आशा पढ़ाई खत्म कर लेगी, तुमको मकान खरीदने की जरूरत नहीं। मकान तो हम खरीदेंगे, पर अपने रहने के लिए अनिल समधी साहब को फोन कर देना कि होली मिलने हम मुंबई आ रहे हैं। कुछ अनाज की फरमाइश हो तो बता दें, बोरी भरवा दें उनके लिए। नाना से जरा बात कर लेना। मराठा लोग हैं और हम हैं पुरबिया। जनक वसुदेव कोने में मुस्कुराते रहे और बहुएं सास पर गर्व करती रहीं कि विजातीय विवाह पर भी सास उन्मुक्त हैं। बुचिया आशीर्वाद देती हूँ कि तुम एक दिन शानदार जज बनो। धन्यवाद दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर कहानी की सूचना आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों एक और कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।